नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। आज मेहमान बेहद खास है हमारे साथ, डॉक्टर एच.एस. रावत जी। परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि इन्हें हर कोई जानता है, लेकिन अगर आपको जानना ही है तो आपको बता दूं कि एच.एस. रावत जी जो हैं वो ज्योतिषाचार्य हैं और एक लेखक भी हैं, धर्म गुरु भी हैं और कई सम्मानों से सम्मानित भी हैं। कई जो नेशनल अवार्ड हैं वो इन्हें मिल चुके हैं और जो सबसे खास बात ये है कि 50 से ज़्यादा बार इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी यहाँ पर मिल चुके हैं। कई टीवी डिबेट में वो शामिल होते हैं और सनातन धर्म के बारे में अपनी बातों को रखते हैं और लोग भी उनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो चलिए, एच.एस. रावत जी का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर हमारे इस पॉडकास्ट में। और सर, उम्मीद यही है कि आज का ये जो पॉडकास्ट रहेगा लोगों तक हमें संदेश पहुंचाने की कोशिश है और यही संदेश उन तक पहुंच पाए बहुत आसानी से। बिल्कुल। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, सबसे पहले क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को अगर आज हम समझ पाए हैं तो कहेंगे कि शायद वो 50% भी नहीं होगा। आज की जो जनरेशन है वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती है, उसको शायद बारीकी से समझने की भी कोशिश करती है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी, अंक ज्योतिष और ये जो हस्तरेखा का जो ज्ञान है वो क्या अलग अलग हैं या फिर तीनों ही एक साथ आके जब मिलते हैं तो वो एक बराबर ही होते हैं? रितु जी, मैं आज की जनरेशन को बताना चाहता हूं कि ज्योतिष क्या है। खगोल घटनाएं जो आपको दिखाई देती हैं अंतरिक्ष में जी, ग्रहों की गति जो चलती रहती है, इन ग्रहों की गति और ग्रहों की जो किरणें हैं, आप जो लाइट देखते हैं, ये लाइट, चंद्रमा की रात को रोशनी, सूर्य की दिन में रोशनी, इस रोशनी का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात, जो ये प्रभाव डालते हैं अदृश्य, जो इसको नहीं मानते, मैं उनको टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूं। ज्योतिष है क्या? जो ऊपर से किरणें आ रही हैं, उन किरणों का संबंध हमारे शरीर के साथ होता है, हमारे दिमाग के साथ होता है और उनकी गति के आधार पर हमारी सोच बदलती है। उस कैलकुलेशन को ज्योतिष बोलते हैं। ठीक है। बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, 9 महीने 9 ग्रह अपनी किरणों से, अपनी बारी बारी से, अपनी मूवमेंट के हिसाब से बच्चे को डेवलप करते हैं। जैसे एक मुर्गी अंडे को हीट देती है और अगर हीट ना दे तो बच्चा डेवलप नहीं होगा उसमें, उस हीट से बच्चा पैदा होता है। ऐसे ही मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है 9 महीने 9 दिन, तो ये ग्रहों की किरणें कितनी, कौन से ग्रह ने किरणें दी, ध्यान से सुनना, किस ग्रह ने कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी से अपनी किरणें दी, कितनी हीट जिस ग्रह ने दी, उसके आधार पर उस बच्चे के पार्ट्स ऑफ बॉडी डेवलप होते हैं और वो एक ज्योतिषी को पता होता है। इसलिए हम कंसीव करने का गर्भाधान मुहूर्त देते हैं कि इस समय ग्रहों की गति बड़ी पावरफुल है, इस समय बच्चा कंसीव करिए। 9 महीने 9 दिन के बाद जब बच्चा बाहर आएगा, उस समय अच्छे लगन के अंदर बच्चा बाहर आएगा, तो उस समय जो अंतरिक्ष में ग्रह हैं उनका प्रभाव होता है। अगर इसका प्रभाव ना होता और ज्योतिष नहीं होती, कुछ लोग इस पर कमेंट करते हैं, तो 8 अप्रैल को एक बहुत बड़ा 100% सूर्य ग्रहण हुआ जी। पूरे वर्ल्ड में हुआ अल्लड़ मचा। अमेरिका, कनाडा और ब्राजील, मैक्सिको, इन सब के आसपास वो था, यूरोप में भी था। मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कहा था, और मैंने उस समय 8 भविष्यवाणियां की थी। 8 भविष्यवाणियों में से 7 सच हो चुकी हैं। अब वो तो रिटन में है जी जी, और सब लोग कह रहे थे कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, खगोलीय घटना, इसका आनंद लो। मैंने ये कहा था कि जिन देशों के ऊपर इसका इफेक्ट है उन देशों में त्राह त्राह मचेगी। और ब्राजील के अंदर बांध टूटा, बहुत बड़ी फ्लड आई, हजारों लाखों आदमी बेघर हो गए। दुबई के अंदर बाढ़ आई, आपने सबने देखा कितना बुरा हाल हुआ। मैंने कहा था किसी राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु होगी एक्सीडेंटल, ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई। मैंने ये कहा था हवाई जहाज गिरेंगे, हवाई जहाज गिरे, हेलीकॉप्टर गिरे।
मैंने ये कहा था कि उथल पुथल होने के योग बनते हैं बहुत भयंकर तरीके से, और उथल पुथल इस समय चल रही है। इसका मतलब ज्योतिष गणना करने वाला सटीक ज्योतिषी अगर है तो वो यहां तक भी बता देता है कौन सी जगह पे कब तूफान आएगा और कब बाढ़ आएगी, कब बवंडर आएंगे, कब घटनाएं घटित होंगी। ये सिर्फ ग्रहों की मूवमेंट के आधार पर एक विज्ञान है। पहले खगोल शास्त्र था, खगोल से अभी एस्ट्रोलॉजी आया। एस्ट्रोलॉजी सबकी जड़ है, एस्ट्रोलॉजी के एक पार्ट हैं। जैसे मेरा एक पूरा शरीर है, इसका एक पार्ट है हस्तरेखा, इसको पॉमिस्ट्री बोलते हैं। अंकों का 9 अंकों का रहस्य हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसको न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। सामुद्रिक शास्त्र, हमारे शरीर में हमारी नाक कैसी है, आंख कैसी है, पलक कैसे है, माथा कैसा है, होठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, गर्दन कैसी है, इसको देख के भी हम बता देते हैं दूर से कि ये व्यक्ति चोर है। बिना कुंडली देके बताएंगे। हम ये बोल देंगे कि ये स्त्री विडो है, बता देंगे, या ये स्त्री चरित्रहीन है, या ये पुरुष चोर है, या ये पुरुष क्रिमिनल है। तो ये पार्ट है एस्ट्रोलॉजी के। ये बड़ा प्यारा साइंस है, और वेदों का छठा अंग बोलते हैं इसको। जो ये कहते हैं ना कि जो ज्योतिष है ये बकवास है, अगर ज्योतिष बकवास है तो फिर चारों वेद बकवास हो गए, क्योंकि वेदों का अध्ययन करने के लिए ज्योतिष आना जरूरी है। और ज्योतिष जब तक पता नहीं होगा तो ग्रह, मुहूर्त, एकादशी, इनका कैसे आपको पता चलेगा। इसलिए परफेक्ट साइंस है। इसकी कुछ चीजें हम इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे बिजली के करंट को हम आंखों से नहीं देख सकते, करंट तो है, पूरे संसार को बिजली चला रही है, लेकिन दिखाई तो देती नहीं है ना। ऐसे ही हमारा ग्रेविटी फोर्स दिखाई तो देता नहीं है, एयर प्रेशर दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन है। अल्ट्रासाउंड दिखाई तो देता नहीं है, एक्सरे किरणें दिखाई नहीं देती, लेकिन है। इसलिए ज्योतिष किरणों का विज्ञान है। जो किरणों को ज्योतिषी अपनी आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से देख सकता है, वही सबसे बड़ा ज्योतिषी है, जिसमें कोई पाखंड नहीं है। पाखंड की बात भी आपने की, क्योंकि आज का जो यूथ है वो काफी सोशली रहता है, सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है कि हम अगर दिन की 24 घंटे की बात करें तो हमारे कहीं ना कहीं 10 घंटे हम लगा ले कि हम सोशल मीडिया में ही इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, और इनमें भी कई हम ज्योतिषों की रील्स देखते हैं जो वायरल हो रहे हैं। बहुत अटपटी सी चीजें लगती हैं कई कबार, जिस तरह की चीजें सामने आती हैं कि आप ऐसा करिए। हालांकि इतना ज्ञान नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन ये समझ होती है कि कहीं कहीं ये जायज है या नाजायज है। तो ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि आप लाल कपड़ा सिराने पर रखिए, मुट्ठी में चावल बांध के रख लीजिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या नींबू निचोड़ के नमक डाल के सोडा बना के पी लीजिए तो अच्छा होता है, ये थोड़ी मतलब पचती नहीं है चीजें। तो ये कहाँ तक मायने रखती है? देखिए, कुछ चीजें इसमें बहुत ज्यादा मिसगाइड करने वाली हैं, बहुत ज्यादा मिसगाइड करने वाली हैं। जैसे आपके सिर में सिर दर्द हो रहा है तो आपने हरे पेन से लिख लो, सिर दर्द समाप्त हो जाएगा। ये एक पाखंड है, ये ठग है। आप कान में दर्द हो रहा है, कान के नीचे कुछ लिख लो, दर्द खत्म हो जाएगा। आपका प्रेमी भाग गया है, आप प्रेमी का नाम लिखो और उसको उठा के फ्लश कर दो, वो वापस आ जाएगा। ये जो हैं, जो प्यार में टूटे हुए व्यक्ति होते हैं, उनको थोड़ी राहत देते हैं कि कुछ उपाय बताए, कुछ कर लूं, क्योंकि उस समय वो बड़ी हाइपरटेंशन में होता है। अब जिसका प्यार टूट गया हो उसको कुछ भी बताओगे वो करेगा, तो उसको थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन ये सब ज्योतिष के नाम पर कलंक है, ज्योतिष के नाम पर पाखंड है। ज्योतिष जैसे दिव्य विज्ञान को ये लोग मजाक बनाते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब दूसरा पार्ट भी है इसका। अभी मान लो कोई पेपरों के लिए बच्चा जा रहा है जी, और वो डरता है, उसको फियर है पेपरों से पहले, इंटेलिजेंट है बहुत, उसको सब कुछ आता है, लेकिन पेपरों के टाइम पे भूल जाता है ना। अब उसके मन को एकाग्र करना है। क्या करना है कि वो भूले ना और घबराए नहीं। तो उसको हम बोलते हैं, बेटा हमें याद करना, अपने गुरु को याद करना कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो, और दही और चीनी खा के जाना। हाँ। दही जो है मून को मजबूत करती है। अंदर दूध, दही, सफेद चीजें, ये चंद्रमा की कारक होती हैं। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जात, यानी आपने अगर दही खाई तो आपके मन में बेचैनी नहीं आएगी, तो मन कंसंट्रेट हुआ, हमें उसने याद किया, या हमने कोई तबीज डाल दिया उसको कि इस तबीज को ऐसे चूम लेना और बस, फिर तुम्हारे ऊपर कोई
बुरा साया नहीं होगा और तुम लिखते रहना। इसका मतलब हमने उसके ब्रेन को क्या किया, कंसंट्रेट कर दिया और वो फेयर को उसके को भगा दिया। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमने बोला अच्छा बेटा हम आशीर्वाद देंगे तुम्हें। ये छोटी मोटी बातें नहीं है। आईएएस के इंटरव्यू, ऐसे 20-30 बच्चे आईएएस के इंटरव्यू में जो फेल होते थे, 2 बार फेल हो गए, तीसरी बार मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने उनको स्टोन पहनाया, उनको उपाय बताया, वो आईएएस क्लियर कर गए। क्योंकि आईएएस की कुर्सी पे जाते वो डरते थे, वो सामने 5 आदमी को देख करके वो घबरा जाते थे। और मैं बोलता था कि तुम मुझे याद लेना गुरुजी, मुझे साथ देना, मुझे आशीर्वाद देना, और अपना ये जब घुसोगे तो ये लॉकेट छू करके जाना। तो वो फिर इंटरव्यू कॉन्फिडेंस के साथ देते थे। अच्छा, इसमें क्या हम ये चीज कहें, कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव माइंड से रहो तो अच्छा ही होगा। ये आपने अभी जैसे बात की रत्नों की, जेम्स की, स्टोन्स की, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है, या हम कहें कि नहीं अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा ही होगा, ये आपने पॉजिटिविटी उसे दी। इसमें रितु जी ऐसा होता है, खाली स्टोन पहनने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास में ऊर्जा का भंडार है, क्योंकि मैं तप करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, और मैं उसको बाहर देना भी जानता हूं। मैंने कहा अच्छा रितु तुम टेंशन मत लेना बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो मेरा सैटेलाइट आपके सैटेलाइट के साथ लिंक हो गया है, कोडिंग कर दी मैंने। अब आप जब भी जाओगे आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे साथ गुरुजी है, मेरे साथ गुरुजी है, मेरे साथ गुरुजी है, कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स यू आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम माई बॉडी, राइट। तो एनर्जी आप वहां से ले रही हैं। ये एक एनर्जी की थ्योरी होती है कि आप मान लो बहुत परेशान हैं, बहुत बेचैन हैं, बहुत डिप्रेशन है, और कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर रहा आपको, और नरेंद्र मोदी जी आके बोलने की चिंता मत करो, मैं हूं ना देश का प्रधानमंत्री, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम सब ठीक हो जाओगे। वो उसी समय ठीक हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि देश की सबसे हाई एनर्जी व्यक्ति ने उसको आशीर्वाद दे दिया, वो ठीक भी हो जाएगा, दवाई की भी जरूरत नहीं, उसको ये लगेगा मेरा कर्जा भी दूर, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे ही जैसे बड़ी बैटरी इन्वर्टर की छोटी बैटरी को चार्ज कर देती है, इसी प्रकार से साधु संत हमारे जैसे लोग, बड़ी औरा के जो लोग होते हैं, वो जब छोटों का आशीर्वाद देते हैं तो उनकी बॉडी चार्ज हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, इसलिए उसका लाभ मिलता है। आशीर्वाद में लाभ होता है, आशीर्वाद में दुआएं होती हैं। तो एक विज्ञान है, अदृश्य है, लेकिन काम करता है। तो इसको समझने की जरूरत है। लोग बोलते हैं अरे गुरुजी का आशीर्वाद से क्या हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, आप लेके तो देखो एक बार। आप बहुत परेशान होते हैं, टेंशन्स में होते हैं, आप बोलते हैं कहीं कुछ नहीं होता। अभी आपके दांत में दर्द शुरू हो जाए 3 बजे, सुबह 3 बजे, अब डॉक्टर तो सुबह 9 बजे बैठेगा। अब आपको 6 घंटे निकालने 6 घंटे क्या करेंगे, पूरा दर्द रहेगा 6 घंटे, और जैसे ही डॉक्टर के पास जाओगे आपका दर्द बंद हो जाएगा। डॉक्टर के सामने एक बार नहीं बोलोगे क्यों, वहां जाते ही चुप बैठ जाओगे। उसको पता है मैं डॉक्टर के पास आ गया हूं, अब डॉक्टर मुझे ठीक करेगा ही करेगा, और वहां जाके दर्द बंद होगा, हॉस्पिटल में जाके दर्द बंद हो जाता है। दैट मीन्स हमारे यहां पर एक सिद्धांत काम करता है। हमारी जो बॉडी होती है ये ग्रहों से चार्ज होती है। जैसे एक सोलर सिस्टम पूरे बड़े बड़े संस्थानों को चलाता है, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों को चलाता है, बड़े बड़े घर की बैटरियों को चार्ज करता है, ऐसे हमारी जो बॉडी होती है ये प्लेनेट से चार्ज हो जाती है, और ये फिर दूसरी जगह हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ये सिर्फ हमारे आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से ही होती है। इसलिए अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो आशीर्वाद लगेगा, बशर्ते कि आपका आशीर्वाद पॉजिटिव होना चाहिए, आपका आशीर्वाद प्योरली अच्छा हो। अच्छा, इसका इस पे भी इफेक्ट करता है कि सपोज आप पॉजिटिव पर्सन हैं लेकिन मैं नेगेटिव, तो ये उस पर भी असर करेगा उसके बावजूद भी? बिल्कुल असर करता है। कैसे असर करेगा कि मैंने आपको पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश की, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, राइट। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, उस मैच का प्रसारण तो पूरी जगह पे हो रहा है वर्ल्ड में, लेकिन आप अपने रूम में, ड्राइंग रूम में उसको जोड़ ही नहीं रही हैं, आप देखने ही नहीं चाहती, आप टीवी ऑन नहीं करती हैं। इसका मतलब आपके चारों तरफ वो मैच चल रहा है, लेकिन आप अपने टीवी में नहीं चलाती हैं। इसका मतलब आपके दिमाग में तो है कि मैच चल रहा है, मैच देख लूं, मैच देख लूं, लेकिन माँ बाप ने बोला कि नहीं टीवी मत खोलना, ठीक है ना, टीवी खुलेगा तो मैच आएगा। ऐसे ही अगर आप मेरी एनर्जी को नहीं लेना चाहती हैं, और मैं अगर आपको एनर्जी देता हूं बार बार,
और मेरे पास एनर्जी ज्यादा है तो मैं धीरे 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 आपकी एनर्जी को ब्रेक कर दूंगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी को साफ करके अपनी पॉजिटिव एनर्जी डाल दूंगा। जैसे कि चाइना में बैठा हुआ हैकर इंडिया की बैंक खाली कर देता है, अमेरिका की बैंक खाली कर देता है। तो जो हैकिंग होती है ना, जैसे कंप्यूटर हैकिंग होती है, मोबाइल हैकिंग होती है, वेबसाइट हैकिंग होती है, ऐसे हम भी किसी के ब्रेन को हैक कर सकते हैं। टाइम लगता है, पॉजिटिव एनर्जी दे दे के आप जितना मर्जी चाहो कि मुझे ज्योतिष नहीं करनी नहीं है, मुझे मानना नहीं है, और मैं ये सोचूं मुझे ऋतु को मनाना है, मनवाना है, तो एक समय ऐसा आएगा, एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ और फिर आप मान जाओगी। हाँ, ऐसे होता है, ये इतना इन्वॉल्वमेंट रहता है जी। अच्छा, आजकल जो हम एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, स्तर बहुत नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। आप जैसे लोग हैं जो शायद उस चीज़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से डबल ऐसे ज़्यादा लोग हमें दिख रहे हैं जो शायद उस स्तर को गिरा रहे हैं या वो स्तर खोखला सा बन रहा है। तो ये कैसे कम होगा, ये लोग कैसे खत्म होंगे, और लोगों में चॉइसेस कैसे समझ में आएगी कि हाँ ये सही है ये गलत है, हम उसे कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? देखिए, प्रकृति के अंदर मनोरंजन बहुत बड़ा सिस्टम है। जो फिल्म स्टार हैं, इससे यंग जनरेशन इनके प्रचार से बड़ी प्रभावित होती है। जब ये प्रचार करते हैं किसी ऐप के ऊपर, आप फलानी ऐप में जाइए, आपका भविष्य बड़ा अच्छा होगा, और मेरा भविष्य तो बना दिया। जब आप झूठी ऐड करते हैं तो लोगों के साथ चीटिंग करते हैं। चीटर फिल्म स्टार है, चीटर वो है जो ऐड कर रहा है। उसकी पैसा लेने के कारण आम पब्लिक उस चीटर के झांसे में आती है और झांसे में आकर के उस ऐप पे जाती है। मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा। अब मैंने देखा भाई किसी एक फिल्म स्टार की ऐड, आप फलानी ऐप के ऊपर जाइए, वहां आपको बड़े से बड़े ज्योतिषी कल्याण करेंगे, और वहां बैठे हुए हैं चीटर, वहां भी चीटर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको ज्योतिष नहीं आती। वो कंप्यूटर खोल के बैठे होते हैं, अंधेरे में बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कुंडली देखी, हाँ आपका काम हो जाएगा, 5 लाख रुपए लगेगा। ये 5 लाख की चीटिंग हुई उस एड वाले के थ्रू। वो फिल्म स्टार अगर उसकी ऐड न करता, वो चीटर उसकी ऐड न करता, नकली ऐड की चैट न करता, तो वो जो 5 लाख का ठगा गया ज्योतिषी के माध्यम से, ठगा नहीं जाता। ये जितनी भी ऐप हैं, ये ज्योतिष की दुश्मन है। ये जितनी भी ऐप हैं, ये धर्म की दुश्मन है। जितने भी ऐपों के जो ऐड कर रहे हैं ये फिल्म स्टार, ये हमारे धर्म के दुश्मन है, ये ज्योतिष के दुश्मन है। और जो इन ऐपों के मालिक हैं, जिस प्रकार से ये ठगी कर रहे हैं, ये ज्योतिष के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, और इस वजह से ज्योतिष का विनाश हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं वहां पर ऐप के ऊपर बैठे, आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताएंगे, आपका कुछ भी टैरो के हिसाब से बताएंगे, यानी जो नेचुरल जो हमारी ज्योतिष है वो खत्म हो रही है कहीं ना कहीं। और उसका जो आधार है वो 1% ज्योतिषी मार्केट में ऐसा है जो ऐपों पर नहीं बैठा। मुझे सारी ऐपों के कॉल आते हैं कि गुरुजी आप 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, सिर्फ हमारी ऐप पे आप बैठ जाओ। मैं कहा नहीं, ज्ञान बिकता नहीं है, मुझे बेचना नहीं है अपने आप को। बोले आप खाली फोटो लगवा दो अपनी, आप मत बैठो। इसका मतलब मेरी फोटो और मेरे ज्ञान को वो बेच करके फिर करोड़ों कमाएंगे और लोगों को चीट करेंगे। इसलिए मित्रों, ये जितनी भी ऐप के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं जो लोग, ये आपको ठगने के लिए कर रहे हैं। और जितने भी ऐप पर ये लोग बैठे हैं कि जो आपके लव को वापस ला देंगे, आपका प्रेमी भाग गया, वहां पर 90% प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं, मेरा प्रेमी भाग गया कब तक आएगा। अब वो बेचैन है बेचारी, हर 2 घंटे में टैरो निकलवाती है, हर 2 घंटे में न्यूमरोलॉजी की पूछती है, अभी तक तो आया नहीं। फिर लगाओ पैसे, फिर उसको चार्ज करो, दिन में 5,000 10,000 रुपए वो बेचारी फूंक देती है उसके अंदर, और होना कुछ नहीं होता है। इसलिए अच्छे ज्योतिषी अगर आपको चाहिए तो आपका ब्रेन बताएगा, हमारी वॉइस बताती है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल रहे हैं, आपको समझ आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, और आप ये कहोगे कि नहीं मुझे इनसे मिलना है, रावत जी से मिलना है। तो इसलिए इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। प्रकृति का नियम यह कहता है कि 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में 5 पापी हैं और बुरे हैं, 4 शुभ हैं, 60% बुरे, 40% अच्छे।
40% लोगों को आपको समझने की आवश्यकता है। आपका जब आप बहुत ज्यादा होश आवास में नहीं होते हैं तब आप ठगे जाते हैं। जब आपका बुरा वक्त होता है तो आपको बुरा जोशी मिलता है, बुरा टैरोवार्ड मिलता है, बुरी ऐप मिलेगी आपको जो चीटिंग करेगी। जब आपका अच्छा वक्त होगा तो आपको अच्छा ज्योतिषी मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को इन ऐपों से सावधान रहना है। ये ऐप आपके विनाश की जड़ है और इन ऐपों के ऊपर जो एडवर्टाइज करते हैं फिल्मी कलाकार, ये भी ज्योतिष का शोषण कर रहे हैं। और मैं एज ए धर्म गुरु टीवी के ऊपर फाइट करता हूं अपने धर्म के लिए। और आज भी मैं दावे के साथ रितु जी आपके सामने कह रहा हूं कि इन लोगों का बायकॉट करना चाहिए, इन फिल्म स्टारों का बायकॉट करना चाहिए। और जो धर्म का दोहन कर रहे हैं, ज्योतिष का विनाश कर रहे हैं और जो फुर्र उड़ा देते हैं, यहां लिख लो, यहां लिख लो, यहां लिख लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, पॉट में बहा दो, ये बहा दो, वो बहा दो, अपने तकिए के नीचे ये रख लो, फलाने बेड के नीचे ये रख लो, उसका नाम लिखो, काट दो, पीट दो, नींबू छील दो। ये सब गुमराह करने के, लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। यानी कि यहाँ पर जो है लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है कि आप सोचिए समझिए, उसके बाद जो है वो एक्शन लीजिए। एक और चीज, आपसे पहली बार यहाँ पर मुलाकात हुई है, लेकिन हमने जब भी चाहे सोशल मीडिया, जब भी इस तरह के लोगों से मुलाकात की है, हाथों में रत्न, गले में माला, वो बहुत चीजें देखी हैं, माथे पे बहुत बड़ी बिंदिया, तो आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये जो फैशनी तौर पे हम कह लें कि फैशन ही एक तरीके से एस्ट्रोलॉजर का है, तो आपको लगता है कि ये बिलीव लोगों पर पैदा करते हैं कि हाँ ये कुछ तो होंगे। वहीं अगर हम कुछ 30% लोगों को देखते हो, कहते हैं कि इतने रत्न खुद तो उन्होंने पहन रखे हैं, जो अपना भला नहीं कर पाया वो हमारा क्या करेगा। ये दो तरह के इसमें लोग मिलेंगे आपको। हाँ। जो कम ज्ञान वाला ज्योतिषी होगा वो पाखंड ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको पाखंड की जरूरत है। वेशभूषा को इतनी बनाएगा, गले में रावण जैसा हाथ डालेगा, सूपण का जैसा बिंदा लगाएगा, कानों के अंदर इतने बड़े बड़े, पूरा एक कार के टायर जितने बड़े बड़े रिंग डाल लेते हैं, है ना, ये दिखाने के लिए कि हम बड़े विद्वान हैं। कुछ लोग वेशभूषा, कलयुग में अशुभ वेशभूषा धरें, भक्षा भक्ष खाएं। यानी कलयुग के अंदर आप वेशभूषा ऐसी रख लो जैसे कि आप इंद्रदूत हो, तो लोग ना, परेशान आदमी ये सोचता है कि यार इसका तिलक, इसकी मालाएं, 5 किलो रुद्राक्ष, शंख रखा हुआ है ना, इतने तिलक लगे हुए हैं यहां से यहां तक, तो आदमी प्रभावित होता है। आप टीवी के ऊपर देखिए कितने भागवत कथाकार यहां से यहां तक उनका तिलक भरा होता है, पूरा पूरा। बिना तिलक के बैठा दो उनको, लंबे बाल ना हो, छोटे बाल कटवा के, दाढ़ी मुंह छटा करके बात करके देखो उनसे, उनकी टीआरपी 90% गिर जाएगी। इसका मतलब 90% टीआरपी जो मिल रही है आपको किससे मिलती है? वेशभूषा से मिलती है। उसी में ठगा जाता है। सीता जी को कैसे ठगा गया? वेशभूषा से ठगा गया। हनुमान जी को कैसे परेशान किया गया? वेशभूषा से, काल ने किया। तो ये जो अशुभ वेशभूषा, जो वातावरण ऐसे बनाते हैं कि जैसे ये देवदूत हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत। जो जितना पाखंडी, जितने बड़े बड़े तिलक, जितनी बड़ी बड़ी मालाएं, उतना ही कम ज्ञानी रहेगा। इसे कहावत है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान। इसलिए यहां सावधान रहने की जरूरत है। जिसको ज्ञान होगा ना, वो एक धोती में रह सकता है, एक धोती के अंदर रहेगा, और वो जमुना के किनारे झोंपड़ी में रहेगा, लोग वहां भी लाइन लगी रहेगी गाड़ियों की। और जिसको पाखंड करना है वो तो कनॉट प्लेस, साउथ बंबई में जाके बैठेगा, बड़ी बिल्डिंग लेगा, बड़ी गाड़ी में चलेगा, फिर लोगों को लगेगा ये बड़ा पैसे वाला ज्योतिषी है, इसके पास ज्ञान भी बड़ा ही होगा। लेकिन सच ये है कि आप भाव, बड़े ऑफिस, बड़ी गाड़ियों में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान सिर्फ ईश्वर की देन होती है। आप, मेरे तो तिलक माला भी नहीं है शायद, तिलक तो मैं लगाता हूं इसलिए कि तिलक बहुत जरूरी होता है कि जब हम बोलते हैं तो यहां पर हमारा ये गर्म हो जाता है। ये यहां पर सर्वर है हमारा, क्या है, जैसे मोबाइल है ना, इसमें भी सर्वर होता है। जब इससे ज्यादा काम करते हैं तो गर्म होना शुरू हो जाता है एक पॉइंट से। तो इसलिए यहाँ तिलक लगाने का एक वैज्ञानिक कारण होता है। अगर आप तिलक लगाते हो तो आपको अच्छा मिलेगा, तो और बाकी आपकी जो वाणी है वो आपको बताएगी कि आपने कितना ज्ञान आप रखते हो। तो इसलिए लोगों को बचने की जरूरत है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी स्त्रियां भी बहुत सारे बड़े बड़े बिंदे लगाती हैं, ये सब चीजें पहन के रखती हैं,
यहां भी लोग गुमराह होते हैं। तो इनसे आपको बचने की जरूरत है, ज्योतिष को बचाने की जरूरत है, आपको न्यूमरोलॉजी को बचाने की जरूरत है, पॉमिस्ट्री को बचाने की जरूरत है, इस विज्ञान को बचाने की जरूरत है। और मैं तो आप लोगों से कहूंगा, अगर आप धर्म के जानकार हैं, सनातन के जानकार हैं, सनातन को बचाना चाहते हो, तो आप इन ऐपों से दूरी बना लो। आप सोच रहे हैं कि आपका खर्चा यहां से चलता है, लेकिन एक खर्चा नहीं है, ये एक पाप है धर्म के लिए। और अगर आपकी बात करें, आपका ये जो सफ़र था, शुरुआत थी, आप पॉलिटिकल साइंस से आई थिंक आप ग्रेजुएट हैं, तो इस तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? आज आप इस स्टेज पर हैं, कभी इस तरह का सोचा था, या ये हम कहें कि डेस्टिनी कि आपको एक पथ पर लेती गई और आप अपना कार्य करते गए? ऐसा होता है रितु जी इसके अंदर, जैसे विश्वामित्र जी थे, राजा थे, राजा जनक भी राजा ही थे, राजा दशरथ भी राजा ही थे, लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञान के सागर में डूबते चले गए। राजा भर्तरी का नाम सुना होगा, कलयुग की बात है, वो भी राजा ही थे। कोई राजा पूरे संसार के सिस्टम को जान लेता है कि पूरी दुनियादारी को समझ लिया, और समझने के बाद लगा कि कुछ नहीं है, इस संसार को चला कौन रहा है? भगवान। अब उस भगवान को ढूंढने के लिए जब निकलता है तो त्रिनेत्रोपण होता है, और यह ग्रह गति चेंज होती है। विश्वामित्र जी कितने बड़े ज्ञानी हो गए। वाल्मीकि जी पहले क्या थे? उन्होंने बुराई का अनुभव लिया, बाद में उनकी ग्रह गति चेंज हुई और वो बहुत बड़े ऋषि बन गए, तपस्वी बन गए। मैं राजनीति में था, लेकिन मैं अपने बारे में एक चीज बता देता हूं। कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैंने चुनाव भी लड़ा, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, बड़ी पार्टी से लड़ा, और उसके बाद मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। मुझे लगा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी, ज्ञानी आदमी, मैंने हर पढ़े लिखे अनपढ़ आदमी वोटर के पैर छुए, है ना। जो 10 दिन तक जो लोग नहाते नहीं थे, मैले कुचैले, उनके भी पैर छुए जा करके, और मैं 3 महीने डिप्रेशन में आया। अच्छा। मुझे लगा कि मैंने क्या किया। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, विद्वान आदमी, मैं ज्योतिष पढ़ाता हूं, मैं ज्ञानी भी हूं, ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, राइटर हूं, मैंने क्या किया। अंत में मैंने राजनीति छोड़ दी। ये हम कहें टर्निंग पॉइंट, और जो कहते हैं ना कि ग्रह गति चेंज, आप नहीं चुनते, समय आपको चुनता, समय चुनता है। अगर मैं चुनाव न लड़ता तो मेरे दिमाग में सब चीजें नहीं आती, आत्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, और मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इस राजनीति छोड़ देनी चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, झूठ है, फरेब है। लेकिन ग्रह गति मेरा इधर इंतजार कर रही थी। राजनीति में रहते हुए मैंने कभी बीड़ी नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी पान नहीं खाया, कभी तंबाकू नहीं खाया, कभी शराब नहीं की, कभी बियर नहीं पी, कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी अंडे नहीं खाए, कभी ताश नहीं खेले, यानी मैंने कोई भी दुष्कर्म, मैं कभी पिक्चर भी नहीं गया आज तक किसी हॉल पर। ये सब समय का इंतजार था। लोग मेरे दोस्त, यार तू कैसा साधु है, तू कैसा राजनीति में है। आज वही मेरे दोस्त ये कहते हैं कि ये तो बचपन से ही साधु था, राजनीति में जरूर था। तो मुझे शायद इस समय के लिए वो इंतजार करा रहे थे, और यहां मेरा टर्निंग पॉइंट था। और फिर राजनीति छोड़ करके मैंने फुल टाइम अपना इस एस्ट्रोलॉजी और धर्म को दिया, और आज मैं खुश हूं कि मैं भगवान के लिए खोज कर रहा हूं, भगवान का भजन करता हूं, ध्यान करता हूं, तप करता हूं। जितना मेरे से लोगों का भला हो सकता है, मैंने बहुत पिछले 30 सालों में भला किया। लाखों लोगों को मैंने फ्री कुंडलियां देखी हैं टीवी के माध्यम से, और वो मेरा बदस्तूर अभी भी जारी है। एक संक्षेप में, कभी ऐसा कोई किस्सा जुड़ा हुआ जब आपको लगा कि नहीं, शायद फिर से राजनीति में आना चाहिए, या फिर इस एस्ट्रोलॉजी में आके आपको लगा कि नहीं, जो हो रहा है शायद समाज की भलाई के लिए मैंने अच्छे कदम उठाए? मेरा रितु जी उद्देश्य तो शुरू से यही की था। पहले उद्देश्य मेरा था कि मुझे देश का भला करना है, समाज का भला करना है, इसलिए मैं राजनीति में था। जब मुझे लगा कि मैं राजनीति में शायद उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता, पावर जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने अपना रास्ता पलट लिया, और फिर मैं इस धर्म के क्षेत्र में आ गया। यहाँ पर मुझे पावर की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ ज्ञान की जरूरत है। और मैंने ज्ञान के माध्यम से लाखों लोगों को, लाखों, यानी मैं ज्योतिष का पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने टीवी चैनल की दुनिया में पहले एपिसोड के साथ सिखाना शुरू किया, ज्योतिष की क्रांति पैदा की। जैसे बाबा रामदेव ने योग में क्रांति की थी, उन्हीं के पैरेलल हम दोनों एक साथ आस्था टीवी पे आए थे, और उन्होंने
उस योग में और मैंने ज्योतिष में। और आज मुझे खुशी है, आज पूरे वर्ल्ड में ज्योतिष का नाम आदर के साथ लिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो छू मंतर और जो आपको बेवकूफ बनाने की कला में माहिर हो चुके हैं, पैसा कमाने के लिए, ठगने के लिए, वो पाप कर रहे हैं, उनसे बचना है। बिल्कुल। तो इस पूरे पॉडकास्ट में हमारी कोशिश यही थी कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि आजकल जिस तरह से वायरल होने के लिए कुछ भी बोल दिया जाता है, ये सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं है। ज्योतिष शास्त्र जो है वो बहुत बड़ी विद्या है, और जिस तरह से हमें एच.एस. रावत जी ने बताया है उसको आप गौर से सुनिए, समझिए कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, और जो छल कपट से आपके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसको बस समझ सकता है तो सिर्फ आप ही हैं। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एच.एस. रावत जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।